Hello, my dear students. Today I have come up with this video where we will cover the remaining portions from the chapter Biotechnology Principles and Processes. In this video, I am going to cover the two very important tools of recombinant DNA technology, that is your cloning vectors and the competent host. So come on, let's start. So first I'm going to cover cloning vector. So this is cloning vector. So what is cloning vector? Actually, cloning vectors are the DNA molecules which is taken from the virus, or you can say the bacteria, okay, through which the foreign DNA fragments can be inserted into the host. Means the vectors, actually these cloning vectors act as a vehicle. ओके जैसे व्हीकल में क्या होता है, सपोज आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो तो आप क्या करते हो, व्हीकल का इस्तेमाल करते हो। उसमें आप अपने सारे सामान को रखते हो, फिर उसे आप जहाँ न्यू प्लेस में आप शिफ्ट हो रहे हैं उसको वहाँ पर आप लेकर जाते हो। ठीक है, तो व्हीकल का काम ये होता है कैरी करना। ठीक है, क्या कैरी करना, व्हीकल क्या कैरी कर रहा है, आपका सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। आपके पुराने घर से नए घर में आपका सारा सामान को लेकर जा रहा है व्हीकल। यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर का भी काम कुछ उसी तरीके से है। इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ व्हीकल। और ये क्या कैरी करता है, तो ये कैरी करता है फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट। दिस फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट दैट इज आवर डिजायरेबल डीएनए, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है जिसको हम बाहर से आइसोलेट कर रहे हैं और उसको हम डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और यू कैन से टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द और कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये फॉरेन डीएनए को कैरी करके कौन दूसरी जगह ले जाएगा, यहाँ पर वो दूसरा जगह क्या है, यहाँ पर वो दूसरा जगह होस्ट का बॉडी है। यानी कि ये जो व्हीकल है आपका क्लोनिंग वेक्टर, ये क्या करेगा, जो हमारा डिजायरेबल जो फॉरेन डीएनए है उसको कैरी करके कहाँ लेकर जाएगा, तो होस्ट के बॉडी में लेकर जाएगा, होस्ट के बॉडी में लेकर जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल्स। ओके, क्लियर। देखिए कॉमनली जो जो वेक्टर्स हैं हमारा यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, वो क्या है, प्लास्मिड और आपका बैक्टीरियोफेज। प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज। प्लास्मिड क्या होता है, व्हाट इज प्लास्मिड? यू हैव सीन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, जहाँ पर हमने आपको बताया कि उनका जो अपना जो न्यूक्लियोइड है जिसमें क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, उसके अलावा भी डबल सर्कुलर डीएनए, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा डीएनए, जो है उसके बॉडी में प्रेजेंट रहता है। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग कहते हैं प्लास्मिड। ओके, एंड दीज प्लास्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या होते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब कि ये खुद से अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लास्मिड को अपना वेक्टर के तौर पर लेंगे तो इसमें जब क्या करेंगे, इस प्लास्मिड में जब हम अपना फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे ये प्लास्मिड रेप्लिकेट करेगा, एक प्लास्मिड से दो प्लास्मिड बनेगा, ठीक है, दो प्लास्मिड से क्या चार प्लास्मिड बनेंगे, तो जैसे जैसे ये प्लास्मिड का संख्या बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्या होगा, हमारा जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो भी रेप्लिकेट करता जाएगा, उसका भी कॉपीज बहुत सारा तैयार होता जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। एंड सेकेंड वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, इज योर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज आर दी वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। फेज का मतलब होता है वायरस, और बैक्टीरियोफेज का मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, सो बैक्टीरियोफेजेस आर दी वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, और
जो लार्ज जो डीएनए होते हैं, जो लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, फॉरेन डीएनए, उसको हम लोग मेनली क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो है हम लोग उसको होस्ट सेल में पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज कैन कैरी द लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, क्लियर। तो हमारा जो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट का अगर हमको क्लोनिंग करना, यानी बहुत सारे कॉपीज बनाने हैं और उसको होस्ट में लेकर उसको होस्ट में पहुंचाना है, उसको इंसर्ट करना होस्ट में, तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ओके, एंड बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल्स, इसका जो है एक सेल्स में बहुत ज़्यादा हाई नंबर जो है, बहुत सारा नंबर में ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा कॉपीज़ है ना, वेरी हाई कॉपी नंबर विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, इट कैन मेक, ये क्या कर सकता है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर, यानी जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो बैक्टीरिया के अंदर ये मेनी कॉपीज़, यानी कि एक सेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना सकता है, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा कॉपीज़ बनाएगा तो क्या होगा, जो फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट जो इसमें इंसर्ट किया हुआ है, दैट पर्टिकुलर डीएनए विल ऑल्सो बिकम न्यूमरस। ओके, वो भी क्या होगा, ह्यूज नंबर में बन जाएगा। नाउ अब कुछ कॉमन फीचर्स की बात करेंगे जो एक वेक्टर में, क्लोनिंग वेक्टर्स में, है ना, जिसको हम लोग व्हीकल कह रहे हैं, उसमें होने चाहिए, ठीक है। जनरल कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके पास जो है, हाँ, क्या होना चाहिए, उसके पास एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल और एनी अदर सेल, और यू कैन से होस्ट, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब फीचर्स क्लोनिंग वेक्टर का क्या होना चाहिए कि उसके पास रेप्लिकेशन का क्षमता हो, क्योंकि वो अपने आप को जितना रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, हमारा जो फॉरेन डीएनए जो उसमें मौजूद है, इंसर्टेड है, वो भी क्या होगा, उतना ही अधिक संख्या में वहाँ पर वो बनेगा, ठीक है। सेकेंड क्या कैरेक्टर होना चाहिए कि हाई कॉपी नंबर पर सेल, मीन्स एक सेल के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना संख्या बना सके, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट इन अ सेल एंड इट में वेरीज फ्रॉम 1 to 100, यानी कि ये जितना अधिक से अधिक संख्या में सेल में मौजूद रह सकेगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कॉपी नंबर। तो हाई कॉपी नंबर पर सेल होने से, है ना, नियरली अबाउट ये 1 to 100 जो वेरी करता है। जैसे हम लोग अगर प्लाज्मिड को देखें तो प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो मैंने आपको बताया, और ये एक सेल में 15 से 100 कॉपीज तक में ये पाया जाता है, ठीक है। नंबर थर्ड जो इसका सेलिएंट फीचर्स होता है वो क्या है कि व्हेन इंटीग्रेटेड विथ वेक्टर कैन मल्टीप्लाई इक्वल कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर। मीन्स यहाँ कहने का मतलब क्या, देखिए जो एलियन डीएनए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसमें, वेक्टर में, तो जैसे जैसे वेक्टर रेप्लिकेट करेगा हमारा डीएनए, एलियन डीएनए, यानी कि हमारा जो फॉरेन डीएनए, हमारा जो डिजायरेबल डीएनए जिसको हमने बाहर से उस वेक्टर में पुट किया है, वो भी इक्वली जो है वो मल्टीप्लाई हो, ठीक है, क्लियर। और चौथा क्या होगा इसका, चौथा होगा कि वेक्टर्स कैन बी इंजीनियर्ड फॉर इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी कि हम लोग आसानी से, ठीक है, इजी तरीके से अपना फॉरेन डीएनए को उस वेक्टर में लिंक कर पाएँ, उस वेक्टर में इंसर्ट कर पाएँ, ठीक है। एंड फाइनली जो है वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन इजी हो। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट मीन्स ये जो हमारा जो फॉरेन डीएनए है, यानी जो डीएनए बाहर से हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। पहले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया, जनरली बैक्टीरिया डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, बट व्हाट वी आर डूइंग, we are using the process of biotechnology, we are isolating the gene or DNA segment from the human body that produces insulin, and we are putting that particular DNA segment into our vector, okay, and finally उस वेक्टर के जरिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वलाई में
उसको अपने डीएनए को, फॉरेन डीएनए को पुट कर रहे हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है या डीएनए है, दैट इज फॉरेन डीएनए ओवर हियर। तो वो हमारे जिस सेल में जाएगा, जिस सेल में मौजूद रहेगा, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट सेल और रिकॉम्बिनेंट होस्ट। ओके, और जिस सेल में ये हमारा नहीं जाएगा, कौन सा, आपका फॉरेन डीएनए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जब मान लीजिए कि वेक्टर को जब हम किसी बैक्टीरिया में या किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब पुट करेंगे, जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो मेनी सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स बनेंगे। तो उन सारे सेल्स में हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा कि किस में हमारा पर्टिकुलर जो प्लास्मिड है वो गया है और किस में नहीं गया है, मतलब हमारा फॉरेन डीएनए किस किस सेल में है, ठीक है, जो इंसुलिन बना सकता है, यानी जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट दे सकता है, और किस में फॉरेन डीएनए नहीं गया है, यानी कि कौन कौन इसमें सेल्स हैं जो, या ऑर्गेनिज्म है जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका सिलेक्शन भी इजी होना चाहिए, प्रोसेस इजी होना चाहिए, सो दैट वी कैन इजिली सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट, दैट इज द सेल्स और ऑर्गेनिज्म विच हैव द फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इनटू इट। ओके, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि ये सेल्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारा फॉरेन डीएनए गया है, तो ये हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट, और जिसमें नहीं गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे उसमें क्या होगा, हमारा फॉरेन डीएनए एंटर नहीं हुआ होगा, ठीक है, दैट्स वाई दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट, और वो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के। चलिए इस डायग्राम के जरिए हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि हमारा जो वेक्टर है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी फ्रॉम बैक्टीरिया प्लास्मिड इज़ वेरी कॉमन वेक्टर। तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये जो आपका डबल सर्कुलर जो डीएनए है, दैट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये आपका न्यूक्लियोइड होता है जो कि बैक्टीरिया का एक्चुअली क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है डीएनए होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वेक्टर को हम लोग आइसोलेट करते हैं बैक्टीरिया से, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कट करते हैं। कट करने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा फॉरेन जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए सेगमेंट या हम लोग उसको जीन कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, इस है ना कट जो प्लेस है उसके ऊपर हम लोग इसको लाइगेट करवाते हैं, यानी इसको उसके ऊपर जोड़ देते हैं। ओके, जोड़ने के बाद अब क्या हो गया, ये हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो उसमें इंसर्ट हो गया। अब ये इंसर्ट होने के बाद क्या है, अगेन जो है ये अपने जिस तरह का स्ट्रक्चर इसका पहले है इसी तरह का स्ट्रक्चर इसका अभी भी है, बट क्या है कि नाउ इट इज़ रिकॉम्बिनेंट। वाई इट इज़ रिकॉम्बिनेंट, बिकॉज इट हैज़ टेकन द फॉरेन डीएनए। ये खुद का अपना इसका डीएनए नहीं था ये जिसको ये लिया है, ठीक है, तो ये अब हो गया रिकॉम्बिनेंट जो है आपका वेक्टर हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग होस्ट में पुट कर देंगे। होस्ट जो ऑर्गेनिज्म है जिससे हम लोग है ना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो इसको फिर से हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरिया में प्लेस कर दिया। जैसे ही बैक्टीरिया में प्लेस किया हम लोगों ने, अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, साथ ही साथ इसके पास खुद का भी अपना क्षमता रेप्लिकेट करने का, वो भी रेप्लिकेट करेगा। तो इस तरीके से कई बैक्टीरियाज यहाँ पर देखने को, कई बैक्टीरिया बन जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे, और उसके अंदर बहुत सारा प्लास्मिड बन जाएगा, जिसमें क्या है, हमारा जो फॉरेन डीएनए जो हम लोगों ने डीएनए को पुट किया है वो उसमें चला गया है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये डीएनए अपना प्रोसेस करेगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, तो हमारा जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बनने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा डीएनए यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो वो डीएनए क्या होगा, जो है अपना प्रोडक्ट यहाँ पर बनाने लगेगा, और फाइनली क्या कर सकेंगे, हम लोग अपना प्रोडक्ट को यहाँ से जो है इस बैक्टीरिया से सेपरेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि इकोलाई से इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना है, तो ये मान लीजिए कि आपका इंसुलिन जो है वो इंसुलिन वाला जो है आपका डीएनए सेगमेंट को आपने यहाँ पुट किया फॉरेन डीएनए के तौर पर। तो जैसे ये इसमें गया, अब ये फिर बैक्टीरिया में गया, ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट किया, बहुत सारा प्लास्मिड बनाया अपने बॉडी के अंदर में, वो प्लास्मिड से क्या होगा, यहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगेगा, और फाइनली हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के जरिए वो हम लोग इंसुलिन को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अदर जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरियोफेज, द सेकेंड वेरी कॉमन वेक्टर दैट इज़ यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ योर है ना वायरस। विच वायरस, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, जो आपका डीएनए होता है, ठीक है, तो वो डीएनए को हम लोग आइसोलेट किए। अब ये आइसोलेट करने के बाद क्या, इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट किए,
कट करने के बाद उसी तरह यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो उसको इंसर्ट किए उसमें। व्हेन द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन दिस वायरल डीएनए, नाउ इट बिकेम व्हाट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अगेन दिस इज पुट इनटू वेयर, बैक्टीरियोफेज, फिर से बैक्टीरियोफेज में पुट कर दिया गया। अब ये बैक्टीरियोफेज से है ना होस्ट सेल को इन्फेक्शन करवाया गया। अब आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करेगा। और ये कैसे इन्फेक्शन करता है, हाउ इट डज द इन्फेक्शन, तो ये अपना डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर पुट कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, अपना जो बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए इसमें चला गया। अब ये डीएनए क्या होगा, बैक्टीरिया के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके डीएनए में जाकर वो मिल जाएगा। और मिल जाने के बाद क्या करेगा, ये अपना बहुत सारा कॉपीज़ वहाँ जाके तैयार करेगा और फाइनली क्या करेगा, फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर वो बनाएगा। क्लियर। सो इन दिस वे द बैक्टीरियोफेज एंड द प्लास्मिड act as the cloning vectors, or you can say vehicle, or you can say vehicle DNA, because all these are DNA molecule. Now अब अगर मान लीजिए एक अच्छे गुड वेक्टर को आपको चुनना है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमने कुछ बेसिक फीचर्स बताया कि एक जो प्लास्मिड होंगे उनका सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, वो डीएनए को जो फॉरेन डीएनए को उसको कॉपी कर सके, खुद भी रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स मस्ट बी देयर फॉर अ वेरी गुड क्लोनिंग वेक्टर, इन अ वेरी गुड क्लोनिंग वेक्टर। अब देखिए क्लोनिंग वेक्टर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या उसमें होनी चाहिए, देखिए पहला ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब वहाँ पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए और क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। ये 3 फीचर्स जो हैं और हम लोग ऐड करेंगे किसमें, तो क्लोनिंग वेक्टर्स में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे वेक्टर में। क्लियर। नाउ वन बाय वन विल सी ऑल दीज 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स। देखिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डीएनए का वो सीक्वेंस होता है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ये वेक्टर का वो कैरेक्टर होता है, या वो आप कह सकते हैं इसमें वो साइट होता है जहां से क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। और जब इस पार्ट से ध्यान दीजिएगा, व्हेन एनी पीस ऑफ फॉरेन डीएनए, जब कोई फॉरेन डीएनए जब इसमें लिंक्ड किया जाता है, इस सीक्वेंस से जब लिंक्ड होता है, तो क्या होता है, दिस सीक्वेंस कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स, यानी कि वो सीक्वेंस भी क्या कर सके, जो है उस होस्ट बॉडी में वो रेप्लिकेट कर सके। यानी कि जब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी क्या होगा, जब हम अपने फॉरेन डीएनए को उसमें पुट करेंगे वेक्टर में, तो हमारा फॉरेन डीएनए उस वेक्टर के साथ साथ रेप्लिकेट करेगा। क्लियर। नाउ जो आपका ORI है, यानी कि जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर्स ऑफ द लिंक डीएनए। कॉपी नंबर्स मैंने आपको बताया ना, जितना अधिक कॉपी नंबर्स रहेगा उतना अच्छा है हमारा जो है ये के लिए, मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट पाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, दैट इज योर फॉरेन डीएनए और योर टारगेट डीएनए। क्लियर। नाउ इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए रिक्वायर्ड, अगर आपको बहुत सारा कॉपीज चाहिए टारगेट डीएनए का, यानी जो फॉरेन डीएनए आपने इंसर्ट किया है वेक्टर में, अगर आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो क्या होगा, द टारगेट डीएनए बी क्लोन इन अ वेक्टर हुज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्ट्स हाई नंबर। तो ऐसे वेक्टर का चुनाव करना पड़ेगा जो क्या करे, जिसका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है मल्टीपल रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता है, मतलब उसके जरिए अधिक से अधिक कॉपी नंबर बन सके हमारा जो डीएनए उसमें पुट किया गया है। ध्यान रहे, अ प्रोकैरियोटिक डीएनए हैज अ सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन व्हाइल यूकैरियोटिक डीएनए में हैव
मोर देन वन origin ऑफ रेप्लिकेशन। और ये origin ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो आपका वेक्टर्स में होता है। कहाँ होता है? वेक्टर्स में। ओके, क्लियर? Now the second important feature is the selectable marker. What is selectable marker? Selectable marker क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया जब हम लोग पढ़ रहे थे salient features, है ना, क्लोनिंग वेक्टर का, तो क्या हम लोगों ने कहा कि जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं उसको ईजी तरीके से सेपरेट किया जा सके। तो ये सेपरेशन में ये सेलेक्टेबल मार्कर का इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। ठीक है, ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू सेलेक्ट द होस्ट सेल्स विथ द डिजायरेबल डीएनए दैट इज फॉरेन डीएनए और विदाउट द फॉरेन डीएनए। इट मीन्स जिसके पास जो जिसमें हमारा फॉरेन डीएनए एंटर किया हुआ है दैट इज हो गया वो आपका क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट होस्ट, या उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट्स भी कह सकते हैं। क्लियर? और जिसमें हमारा फॉरेन डीएनए एंटर नहीं किया है, यानी विदाउट द एलियन डीएनए, विदाउट द टारगेटेड डीएनए, देन इट इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करता है? हम लोगों को जो है हेल्प करता है सेलेक्ट करने में कि कौन सा इसमें ट्रांसफॉर्मेंट्स है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। ओके, क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर होता है बाय विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बैक्टीरियल सेल, जिसके जरिए क्या होता है, सॉरी यहां पर आप कर लीजिएगा आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए क्या क्या आता है? जैसे मैंने आपको बताया कि वो होस्ट के बॉडी में हम लोग वेक्टर को पुट करेंगे तो वेक्टर हमारा डिजायरेबल डीएनए को लेकर जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वी आर ट्रांसफरिंग द टारगेटेड डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल और इनटू एनी होस्ट बॉडी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो नॉर्मल इकोलाई होते हैं उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल इकोलाई होते हैं उसमें जो है डिफरेंट एंटीबायोटिक्स से लड़ने का, यानी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस का क्षमता नहीं होता है। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स का? जैसे एम्पीसिलिन, आपका टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरेम्फेनिकॉल, इन सब से फाइट करने का क्षमता नहीं होता है। बट जो आर्टिफिशियल प्लास्मिड जो इकोलाई से हम लोग निकालते हैं उसको जब हम लोग उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि एक आर्टिफिशियल प्लास्मिड है जिसका नाम है PBr322 जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो वो PBr322 में क्या किया गया है? सर्टेन मॉडिफिकेशन किया गया है जिसके जरिए उसमें ऐसे जीन्स पुट किए गए हैं, डीएनए पुट किए गए हैं जो टेट्रासाइक्लिन और आपका जो है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का क्षमता उसके सामने वो शो करता है। मतलब अगर एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अगर हम उस प्लास्मिड के ऊपर देंगे, उस बैक्टीरिया के ऊपर देंगे जिसमें PBr322 है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो मरेगा नहीं, वो किल्ड नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उसमें हम लोग क्या किए हैं? उसको मॉडिफाई कर कर विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या किए हैं? PBr322 नाम का जो वेक्टर पुट किए हैं, और उस PBr322 जो वेक्टर है दैट इज क्लोनिंग वेक्टर प्लास्मिड, जिसमें क्या है? टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक से लड़ने का क्षमता है। यानी इन प्रेजेंस ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस जीन जो कि किस में है? उस प्लास्मिड में है। तो क्या होगा? अगर हम लोग एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को वहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा। और जनरली नॉर्मल बैक्टीरिया क्या होते हैं? एंटीबायोटिक से वो किल्ड हो जाते हैं। मतलब एंटीबायोटिक नाम ही है एंटीबायोटिक, मीन्स इट इज़ अगेंस्ट लाइफ फॉर सर्टेन बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया क्या होंगे? किल्ड हो जाएंगे जब हम लोग क्या करेंगे? एंटीबायोटिक पुट करेंगे। ओके, तो ये जो आपका टेट्रासाइक्लिन और ये जो आपका एम्पीसिलिन जो रेजिस्टेंट जीन है, ये क्या होता है? हमारा जो PBr322 जो प्लास्मिड वेक्टर है दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इकोलाई बैक्टीरिया एंड इज मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई किया गया है। इनको कौन मॉडिफाई किया है? तो दो वैज्ञानिक, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्वेज,
और इसी का नाम पे पड़ा है BR, यानी PBR, P फॉर प्लास्मिड, B फॉर बॉलीवर एंड R फॉर रॉड्रिगुएज। ये 1977 में ये आर्टिफिशियल वेक्टर डेवलप किया गया था। ठीक है, क्या नाम इसका? PBR322, PBR322, जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें B एंड R फॉर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड और हु डेवलप दिस वेक्टर, दैट इज बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज। ओके, एंड P फॉर प्लास्मिड। ओके, तो ये जो प्लास्मिड है इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर पाए जाते हैं, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये दो आपका सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं जो कि PBR322 में प्लास्मिड में पाए जाते हैं। Now the third very important character of vector is cloning site, means there must be a cloning site, a और more, यानी एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लोनिंग साइट होता क्या है? दिस क्लोनिंग साइट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये वो साइट होते हैं जिस पर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसके ऊपर जाकर उसको रिकॉग्नाइज करे और कट कर सके। ठीक है, और कट करने के बाद ही क्या होगा, तो वहाँ पर जब कट करेंगे तो वो जो आपका कट पोर्शन होगा तभी तो उसके ऊपर हम लोग जाकर अपना फॉरेन डीएनए यानी टारगेटेड डीएनए और डिजायरेबल डीएनए को सेगमेंट को वहाँ पुट करेंगे। ओके, सो क्लोनिंग साइट्स आर नीडेड टू लिंक द एलियन डीएनए। ओके, लिंक जो है आपको एलियन डीएनए को लिंक करने के लिए, जो आपका फॉरेन डीएनए को लिंक करने के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होना जरूरी है, क्योंकि इसी साइट पर क्या होता है, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट करता है और फिर उसी प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टारगेटेड डीएनए है, एलियन डीएनए है, उसको हम लोग वहाँ पर पुट करते हैं। ओके, मेनली अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर रिकॉग्निशन साइट अगर हो किसी जो है वेक्टर में, ओके, तो ये मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट जो होते हैं किसी एक वेक्टर में, इट कैन कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग एज इट विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स। ओके, तो ये जो क्लोनिंग जो प्रोसेस है इसको ये क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स रहेंगे किसी एक पार्टिकुलर एंजाइम्स के, सपोज मान लीजिए कि मैं इको R1 यूज़ कर रहा हूँ, इको R1, तो इको जो R1 है ये क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इस एंजाइम का एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में, क्योंकि अगर एक से अधिक साइट अगर रहेगा अगर इको R1 के लिए, तो क्या होगा, जो हमारा वेक्टर है वो सेवरल पीसेस में कट जाएगा, और जब सेवरल पीसेस में कट जाएगा तो ये फिर उसको लाइगेट करना, जोड़ना, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, है ना, तो ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। सो फॉर वन एंजाइम वन रिकॉग्निशन साइट शुड बी देयर इन क्लोनिंग वेक्टर। There should be many cloning sites. You will see in PBR322 there you will find many cloning sites. But what I am telling, please keep in your mind, for one enzyme only one cloning site should be there. For different enzymes, if there are many cloning sites for different enzymes, then it is good. Okay, and we need it. अगर एक क्लोनिंग वेक्टर में बहुत सारा रिकॉग्निशन साइट है जो कि अलग अलग एंजाइम से अलग अलग जगह में कटता है तो वो तो अच्छा है, बट अगर एक ही पर्टिकुलर एंजाइम से बहुत सारे जगह में अगर उसका रिकॉग्निशन साइट हो और बहुत सारे जगह को वो काट सके तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। सो दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स वी डोंट नीड, वी नीड दोज क्लोनिंग वेक्टर्स विच हैव मैनी रिकॉग्निशन साइट्स फॉर डिफरेंट एंजाइम्स। ओके, एक एंजाइम के लिए एक ही क्लोनिंग साइट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आई होप यू आर वेरी क्लियर इन दिस पॉइंट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ PBR322. दिस इज आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर डेवलप्ड इन 1977 बाय बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज। एक्चुअली ये जो प्लास्मिड है ये बैक्टीरिया से निकाला गया और इसमें सर्टेन मॉडिफिकेशन करके इसको आर्टिफिशियल तरीके से एक बहुत ही बेहतर क्लोनिंग वेक्टर बनाने का प्रयास किया गया। ओके, हियर यू कैन सी क्या क्या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है,
यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 सेलेक्टेबल मार्कर वाले जीन हैं, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसके पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। ओके, एंड इसके पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं PST1, PBU1, EcoR1, CLA1, हिंड HIND3, PAMH1, SAL1, PBU2, ऑल दीज आर दी रिकॉग्निशन साइट्स। अब आप कहेंगे सर इसमें तो मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट है, ये तो अच्छा नहीं है वेक्टर के लिए। बिल्कुल अच्छा है। देखिए एक एंजाइम के लिए एक ही, हमने क्या कहा कि मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए, बट एक सिंगल एंजाइम के लिए मल्टीपल साइट नहीं होना चाहिए। देखिए EcoR1 वो एक ही जगह को कट कर सकता है, वो इस जगह को, और कहीं EcoR1 कट कर सकता है क्या, नहीं। यानी EcoR1 के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट है, दैट इज गुड। अगर आप HIND3 की बात करें तो HIND3 ये भी एक एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ये क्या, ये एक ही जगह में कट कर सकता है, वो यहाँ पर। BAMH1 इसी जगह पे कट कर सकता है और कहीं नहीं। SAL1 इसी जगह पे कट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 एंजाइम के लिए 1 रिकॉग्निशन साइट है, 1 एंजाइम के लिए 1 रिकॉग्निशन साइट, ओके, एंड मैनी रिकॉग्निशन साइट फॉर मैनी एंजाइम्स। सो दिस इज वेरी गुड वेक्टर दैट is used in biotechnological research. ओके, क्लियर। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग कई बार इसको बनाइए, याद रखिए कौन कौन सा रिकॉग्निशन साइट कहाँ पर है, कहाँ पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कहाँ पर है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ठीक है, जब भी हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले तो इसको कट करना होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद कुछ इंसर्ट करेंगे इसमें अपना फॉरेन डीएनए। तो कट करने का और अपना डीएनए को पुट करने का जो बेस्ट प्लेस इसमें होता है, दैट इज रेजिस्टेंट जो जीन है जहां पर, उसको कट करना बेहतर होता है। इस कारण से ये बेहतर होता है क्योंकि अगर हम इस जगह को कट करें, जैसे BAMH1 से यहाँ कट किए और यहाँ पर अपना फॉरेन डीएनए को यहाँ पर इंसर्ट किए, तो ये क्या होगा, एक तरीके से हम लोगों को आगे चलकर ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का जो सिलेक्शन है, उसको प्रोसेस को ईजी कर देता है। सो दैट्स वाई जनरली क्या होता है कि ligation of DNA that is your LNDNA, or you can say foreign DNA, or you can say your targeted DNA must be carried out at a restriction site present in one of the 2 antibiotic resistant gene। यानी ये जो दो आपका रेस्ट्रिक्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो आपका ये और ये 2 जगह आपका रेजिस्टेंट जीन है, इन दोनों में से किसी एक जगह पर कट करके अपना LNDNA को इंसर्ट करना बेहतर होता है, सो दैट कि हम लोग आगे चल के रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को इजी तरीके से जो है सेपरेट कर पाएंगे। नाउ अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इफ़ वी कट वन ऑफ दी 2 रेजिस्टेंट जीन्स, अगर मान लीजिए हम BAMH1 से यहाँ पर कट कर दें, तो इसका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है यहाँ पर, इसका तो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या फिर इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला कैपेसिटी क्षमता रहेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक ये कंटिन्यूअस एक साथ यहाँ से यहाँ तक है, इसका सीक्वेंस बना हुआ है, देन ओनली तब क्या करेंगे, अगर हम लोग इस पर एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करेंगे तो इसको कुछ नहीं होगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर कट कर दें, इस जगह पे कट कर दें विद द हेल्प ऑफ BAMH1, तब क्या होगा, और उसके जगह में एक फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दें तो क्या होगा? आर यू गेटिंग? इफ अ फॉरेन डीएनए लाइगेट्स एट BAMH1 साइट of tetracycline resistant gene in the vector PBR322, then the recombinant plasmid lose the character of tetracycline resistance. Why? Due to cutting of this particular segment of DNA and insertion of the foreign DNA. ओके
क्योंकि इसका सीक्वेंस तो डिस्टर्ब हो गया, कट गया बीच में। अब क्या होगा, वो जो है उसके पास टेट्रासाइक्लिन से फाइट करने का क्षमता नहीं रहेगा। क्लियर, समझिएगा ध्यान से। यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठकर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहां से क्वेश्चन बनता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो पूरा समझिएगा, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में। तो होता क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग बाम H1 के ऊपर यहाँ पर हम लोग उसको बाम H1 से कट करेंगे और अपना जो है फॉरेन डीएनए को वहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या होगा, इसका जो है टेट्रासाइक्लिन से फाइट करने का क्षमता जो है वो क्या होगा, जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग होस्ट बॉडी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, साथ साथ हमारा जो यहाँ पर फॉरेन डीएनए रहेगा वो भी रेप्लिकेट होगा, बट इसके पास टेट्रासाइक्लिन से फाइट करने का क्षमता नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, बट एम्पिसिलिन से फाइट करने का क्षमता है, क्योंकि एम्पिसिलिन को हमने कट नहीं किया है, हमने ओनली जो है बाम H1 का रीजन को, यानी कि टेट्रासाइक्लिन के रीजन को कट किया है। क्लियर। तो अगर इस जगह पे कट करके हम लोगों ने अपना फॉरेन डीएनए को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, तो क्या होगा, इसका टेट्रासाइक्लिन से फाइट करने का क्षमता खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जिसमें भी जाएगा उसमें टेट्रासाइक्लिन का क्षमता नहीं रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हम लोग को ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने का जो है रास्ता क्लियर हो जाएगा, यानी कि ईजी हो जाएगा। हाउ, वेन एवर द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रो कराएंगे, जिसमें ये जिस होस्ट बॉडी में ये गया है, जब उसको ग्रो कराएंगे एम्पिसिलिन मीडियम में, तो ऑलरेडी एम्पिसिलिन वहाँ पर क्या एंटीबायोटिक का मौजूद है, लेकिन इसके पास तो एम्पिसिलिन से फाइट करने का क्षमता भी है। ये जिस बॉडी में जाएगा, जिस होस्ट बॉडी में जाएगा, उसके पास भी एम्पिसिलिन से फाइट करने का क्षमता रहेगा। ओके, सो व्हेन द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, देन क्या होगा, ये बिल्कुल ग्रो कर पाएगा ये जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है। क्लियर। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो भी ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उसमें भी एम्पिसिलिन फाइटिंग का क्षमता है। बट व्हेन द रिकॉम्बिनेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू दी टेट्रासाइक्लिन मीडियम, लेकिन जब हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेंट्स या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो भी होस्ट है उसको जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसमें, कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, तब क्या होगा, द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कैन ग्रो। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स यानी जिसमें ये, जिस होस्ट में ये नहीं गया है वो ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन एक्टिव रहेगा। बट जो हमारा रिकॉम्बिनेंट्स रहेगा, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट्स रहेगा, मतलब जिस होस्ट में ये हमारा मॉडिफाइड डीएनए वाला वेक्टर गया है, वो क्या होगा, दे विल नॉट एबल टू ग्रो इन द मीडियम वेयर द टेट्रासाइक्लिन इज गिवन, यानी कि जहां पर टेट्रासाइक्लिन जिस मीडियम में दिया रहेगा वहां हमारा ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो नहीं कर पाएगा। यानी जिस होस्ट में ये हमारा ये जो डीएनए गया है ना, फॉरेन डीएनए वाला वेक्टर गया है, वो जिंदा नहीं रहेगा वहां पर, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो जिंदा रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां से हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं जो कि सर्वाइव नहीं किए, और ये सब रिकॉम्बिनेंट्स हैं, इसको साइड कर लिए। जो सर्वाइव किए उसको हम लोग साइड कर दें कि हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। सो इन दिस वे इट मेक्स ईजी टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। सो व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने एक जो डीएनए का जो सेगमेंट है, डीएनए जीन को हमने क्या किया, इनएक्टिवेट किया, और जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है उसको हमने एक्सप्रेस करवाया। तो किसी को इनएक्टिवेट करके, ठीक है, और किसी को एक्टिवेट करना, यानी कि हमने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को कट किया, जिससे वो इनएक्टिवेट हो गया। ओके, क्लियर। और वो इनएक्टिवेट क्यों हुआ, क्योंकि हमने कट करके वहां पर हमने कुछ इंसर्ट किया, हम अपना फॉरेन डीएनए को हमने उस जगह पर पुट किया। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, insertional inactivation, and this process you will find this event insertional inactivation जो है आप कई जगह पर पाएंगे, एक और भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का, यहाँ हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। So as you know and you have studied the lac operon, that is lactose operon in E. coli.
So in lac operon, what happens? There is three structural genes, that is ZYA. So that Z gene, it produces what? Beta galactosidase enzyme. Okay. So when this beta galactosidase enzyme, okay, act on the substrates, okay, what happens? Some blue color colonies are formed. ओके सो इफ इन दिस केस अगर हम लोग देखें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को, ये भी क्या करता है? ये भी मार्कर का काम करता है, सिलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान दीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रोडक्शन the recombinants and the non-recombinants can also be differentiated with the help of this beta galactosidase. ओके कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, दैट इज जेड, जो हम लोग लैक्टोज है ना, लैक ऑपेरॉन में पढ़े हैं, लैक्टोज ऑपेरॉन में पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है आपको पता है कि जो जेड जो जीन है, ठीक है, अगर हम इसके बीच का जो सीक्वेंस है उसको कट कर दें, ठीक है, और कट करके क्या करें, कट करके हम यहाँ पर जब फॉरेन डीएनए को पुट कर दें, ठीक है, एज यू नो द डायग्राम ऑफ लैक्टोज ऑपेरॉन पता है आपको, है ना, आई एम ओनली गोइंग टू शो द जेड वाई ए रीजन, सो दिस इज जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज ए। सो यहाँ से क्या होता है आपका, यहाँ से जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। अगर हम इस सीक्वेंस को कट करके ठीक है, और यहाँ पर हम पुट कर दें क्या, फॉरेन डीएनए को पुट कर दें, ठीक है, फॉरेन डीएनए को क्या करें हम यहाँ पर पुट कर दें, तो क्या होगा, इससे ये जो आपका जीन है जो क्या करेगा, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कट करके अपना जो फॉरेन डीएनए को पुट कर दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, हियर अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज which results into inactivation of the enzyme, and hence there is no any conversion of substrate into products, and hence no blue colored colonies will be formed. यहाँ पर क्या होगा, कोई ब्लू कलर का कॉलोनीज फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। जब तो इसका मतलब जो भी बैक्टीरिया जो ब्लू कलर कॉलोनीज फॉर्म करेगा, तो क्या होगा, वो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, क्योंकि उसमें जिसमें भी ये फॉरेन डीएनए वाला जो है, जब हम इसमें फॉरेन डीएनए डाल दिए, ठीक है, और ये पार्टिकुलर जो सीक्वेंस है जब जिस भी होस्ट में जाएगा, क्या होगा, वो कलरफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, इजंट इट, ठीक है। और जिसमें ये नहीं जाएगा, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेंट्स में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होंगे, मतलब दोज होस्ट विच हैव दिस पर्टिकुलर, है ना, दिस पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए, वो क्या करेंगे, कोई भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और जो नॉर्मल होंगे, जिसमें ये हमारा नहीं गया है, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपना कलरफुल जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, वेयर वी आर इंसर्टिंग आवर फॉरेन डीएनए बाय cutting or by disturbing the sequence of the code that produces beta galactosidase enzyme. Okay, so mainly this is Z region. Okay, इस Z region को हम लोग कट करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टारगेटेड डीएनए को यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ओके, क्लियर? तो इससे हम लोग ये भी ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग कर सकते हैं, क्योंकि द बैक्टीरियल कॉलोनीज हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड प्लास्मिड शो नो कलरेशन, while those without inserted plasmid form blue color colonies. So based on this, chromogenic substance, we can separate our recombinants and non-recombinants. Okay, clear? Here you can see some other vectors, that are used in plants and animal cells for cloning purposes. So Agarobacterium tumefaciens, where you will find TI plasmid. Actually Agarobacterium tumefaciens क्या करते हैं, प्लांट में जो है नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये प्लांट में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्यूमर्स जो है वो बनाते हैं। ये एक्चुअली डाइकोट प्लांट्स में होने वाला ये आपका इन्फेक्शंस है, जो कि एगारोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से होता है। तो इस बैक्टीरिया का टीआई प्लास्मिड जो होता है, यानी इसके अंदर जो प्लास्मिड होता है उसको हम लोग कहते हैं टीआई प्लास्मिड। उस टीआई प्लास्मिड को वेक्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है प्लांट सेल में,
एंड रेट्रोवायरसेस जो क्या होता है हाईली कैंसरस होते हैं ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए। तो इस तरह का जो है आपका जो रेट्रोवायरसेस होते हैं दे आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स इन नॉर्मल एनिमल सेल्स में ये क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है, इसको एज अ वेक्टर हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का जो प्रोसेस है उसके जरिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी सेगमेंट है जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला है एनिमल में या प्लांट में, उस सेगमेंट को हम लोग कट करते हैं और उसके बीच में क्या करते हैं, है ना, अपना जो टारगेटेड डीएनए है उसको इंसर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, वो जो आपका वेक्टर है, यानी कि जैसे यहाँ पर वायरस है, यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये जब भी प्लांट या एनिमल सेल को अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, तो ये अपना सेगमेंट, अपना डीएनए सेगमेंट पुट करते हैं उनमें। लेकिन होता क्या है कि वी हैव चेंज दिस सेगमेंट, हम लोग तो सेगमेंट को चेंज कर दिए, वहाँ पर अपना इंसर्ट कर दिए हैं टारगेटेड डीएनए, जिसके कारण क्या होता है, जब एगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लांट को इन्फेक्शन पहुंचाना चाहता है तो डीएनए एंटर तो करता है, लेकिन वो हमारा डिजायरेबल डीएनए एंटर करता है, जिस कारण से प्लांट को इन्फेक्शन नहीं होता है और उसके कैरेक्टर को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे जो प्रोडक्ट चाहिए वो हम लोग ले सकते हैं। सेम एज रेट्रोवायरस जब एनिमल सेल को अफेक्ट करता है तो क्या होता है, उसका जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के जरिए उसका जो सेगमेंट है जो इन्फेक्ट करता है, दैट सेगमेंट इज इनएक्टिवेटेड, बिकॉज उसके बीच में हम लोग क्या किए हैं, अपना डिजायरेबल टारगेटेड डीएनए को एंटर कर दिए हैं। तो इन दिस वे जब वो इन्फेक्शन कॉज करना चाहेगा तो वो अपना डीएनए को उसमें इंसर्ट करेगा एनिमल सेल में, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इन प्लेस ऑफ इन्फेक्शन सम पॉजिटिव, यानी कि आप कह सकते हैं जो डिजायरेबल चीज़ों को पाने के लिए उस डीएनए को डाले हैं वो चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, या उस एनिमल सेल में या उस प्लांट सेल में क्या होगा, उसका जो है कैरेक्टर्स जो है वो मॉडिफाई होगा। सो दिस टू आर दी कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। With the help of this diagram, we can understand how the TI plasmid of Agarobacterium tumefaciens is used as a vector in plants, in plant cells. Okay, so here you can see the plasmid that is isolated from the Agarobacterium and it is modified, यानी कि इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें इंसर्ट किया जा रहा है, कट करके जो हमारा डीएनए है वो इंसर्ट किया जा रहा है, यानी कि टारगेटेड डीएनए को यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, कटिंग के बाद यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करने के बाद अगेन जो है ये क्या होता है, एगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में इसको पुट कर दिया जाता है। जब ये एगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या करेंगे, प्लांट्स को, है ना, प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा जो है टी डीएनए जो कि है ना एंटर कर जाएगा, यानी कि हमारा टी डीएनए दैट इज जो ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए है, जो टारगेटेड डीएनए वो क्या होगा, उसमें एंटर करेगा, और इन प्लेस ऑफ फॉर्मिंग ट्यूमर सेल्स फॉर्म करने के बजाय ये प्लांट क्या होगा, जो है प्लांट को जिस डिजायरेबल प्रोडक्ट के लिए वो डीएनए को पुट किए हैं वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, या उसके कैरेक्टर को चेंज करने के लिए अगर प्रोड्यूस किए तो वो उसके कैरेक्टर को चेंज करेगा। तो यू कैन सी प्लांट विथ न्यू ट्रेट। सो हाउ दिस टीआई प्लास्मिड इज एक्टिंग एज अ वेक्टर in animal cell, you can also see in animal cell you can see how this virus is infecting the host cell. So when this virus when viruses infect the host cell, what it does, ये अपना जो डीएनए है या आरएनए उसको इंटर करता है। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट रेट्रोवायरस, आपको पता है रेट्रोवायरस में क्या होते हैं, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो ये क्या करते हैं, अपने होस्ट में आरएनए को पुट कर देते हैं, ठीक है। आरएनए में पुट होने के बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है। फाइनली ये जो डीएनए होता है ये यूकैरियोटिक सेल, यानी आप कह सकते हैं जो एनिमल सेल होते हैं उसके न्यूक्लियस में ये क्या करते हैं, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में एंटर करते हैं, न्यूक्लियस के साथ जो वहाँ पर जो क्रोमोसोम है डीएनए है उसके साथ बाइंड करते हैं, और बाइंड करके अपना जो है नेचर को शो करते हैं। और एज वी हैव ऑलरेडी मॉडिफाइड दिस डीएनए, है ना, ये जो आपका यहाँ पर आरएनए इसको मॉडिफाई हम लोग किए हैं, तो यहाँ पर मॉडिफाइड डीएनए ही बनेगा, और ये जो इन्फेक्शन कॉज करना चाह रहा है, बट यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड दी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिससे इन्फेक्शन होना था वो अब इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो जो हमारा टारगेटेड डीएनए है वो यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, एंड देन वी विल गेट
our desirable product or we'll get the desirable character of that particular cell. So in this way retrovirus जो है वो एनिमल सेल में क्लोनिंग का काम करते हैं. The next very important tool for biotechnology is the competent host. The competent host. So first you understand what is host. होस्ट क्या होता है? तो होस्ट ऐसे सेल होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच इज़ यूज्ड फॉर क्लोनिंग ऑफ जीन्स अलॉन्ग विद द वैक्टर्स. यानी वैक्टर्स में हम लोगों ने जो अपना डिज़ायरेबल डीएनए सेगमेंट जीन को पुट किया है, ओके, उसको ये क्या कर सके, क्लोनिंग कर सके. मीन्स इसका सेवरल कॉपीज़ वो तैयार कर सके. ठीक है, अलॉन्ग विद द वैक्टर्स, मतलब वैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उसके साथ जो हमारा जो डिज़ायरेबल डीएनए है वो भी आपका रेप्लिकेट करेगा. ठीक है, और ये जिस सेल में होता है दैट इज कॉल्ड होस्ट सेल. तो होस्ट सेल को हम लोग यूज करते हैं किस लिए? फॉर क्लोनिंग ऑफ जीन्स अलॉन्ग विद द वैक्टर्स. ओके, द वैक्टर इंट्रोड्यूसेस द जीन इनटू द होस्ट सेल एंड द होस्ट सेल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ जीन्स. अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ई कोलाई इज द मोस्ट पॉपुलर होस्ट सेल. समटाइम्स बेसिलस सबटिलिस इज ऑल्सो यूज्ड एज होस्ट सेल. अगर हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो सेकेरोमाइसिस सेरेविसिया दैट इज ईस्ट, इट इज मोस्टली यूज्ड एज होस्ट सेल. एंड इन सम केसेस मैमेलियन सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज यूकैरियोटिक होस्ट. सो होस्ट का मतलब है कि वैसे सेल जिसका कैरेक्टर को हम लोग मॉडिफाई करेंगे या जिससे हम लोग अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हम लोग को लेना है. ठीक है, तो हम लोगों ने वेक्टर देखा, वेक्टर में हम लोगों ने अपना डीएनए पुट किया दैट इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया. अब उस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को, ठीक है, क्या करना है, ऐसे सेल में ग्रो करवाना है जो इसको मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सके और हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को दे. वैसे सेल को हम लोग कहते हैं होस्ट सेल. तो इट मे बी होस्ट सेल और होस्ट ऑर्गेनिज्म. ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए है ये डायरेक्टली जो है इट कैन नॉट इंटर इन द सेल और इन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म होगा उसमें डायरेक्टली जो है हमारा जो डीएनए है वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है. डीएनए मतलब वेक्टर विथ हैविंग आवर डिजायरेबल डीएनए. तो ये डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है क्योंकि डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है. इसके लिए होस्ट को क्या बनाना पड़ता है, कॉम्पिटेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा होस्ट सेल है उसमें ये एबिलिटी डेवलप किया जाए सो दैट इट कैन टेक अप द फॉरेन डीएनए. जो हमारा फॉरेन डीएनए है वेक्टर के साथ में, वो ये होस्ट सेल इसको आसानी से ले, उसके इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंसी. सो होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना जरूरी होता है, तभी वो क्या होगा, हमारा जो फॉरेन डीएनए है विथ वेक्टर, ठीक है, वो क्या होगा, वो आसानी से अपटेक करेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो व्हाई इट इज नीडेड टू मेक आवर होस्ट कॉम्पिटेंट? बिकॉज डीएनए इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड इट कैन नॉट डायरेक्टली pass through the cell membrane. Okay, every cell has cell membrane, so DNA directly cannot enter the cell membrane. So that's why we have to make our host cell competent. We have to develop the ability of competency in our host cell so that it can easily take up the DNA that we are trying to enter in that particular host cell. Okay, क्लियर? सो इसीलिए क्या करते हैं, होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है. तो कॉम्पिटेंट बनाने के लिए यानी होस्ट सेल ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डिज़ायरेबल डीएनए को अपटेक करे, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं. तो कॉम्पिटेंट बनाने का कुछ मेथड होता है, कुछ प्रोसेसेस होता है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, होस्ट सेल को बना सकते हैं कॉम्पिटेंट. नंबर 1 केमिकल मेथड. अगर हम लोग देखें तो केमिकल मेथड में क्या होता है, जो होस्ट सेल होते हैं खास करके बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, हम लोग डाइवेलेंट कैटायन खास करके कैल्शियम, ठीक है, इससे उसको ट्रीटमेंट देते हैं. फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जो होस्ट सेल को पुट कर दिए और जो हमारा डीएनए है जिसको हमको उस होस्ट सेल में पुट करना है उस डीएनए को भी पुट कर देते हैं. ओके, विथ वेक्टर्स.
ओके, और विदाउट वेक्टर यू कैन ऑल्सो डू। ओके, तो क्या होता है फिर इस सेल, अब ये सेल तो डायरेक्टली जो हमारा होस्ट सेल है वो डायरेक्टली उस डीएनए को अपटेक करेगा नहीं, क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है नेचर में। तो क्या करना होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट शॉक मेथड देंगे। हीट शॉक में क्या करते हैं, सडनली जो है हम लोग जो उस मिक्सचर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग है ना कोल्ड कंडीशन में रखते हैं, आइस में रखते हैं, ठीक है। द सेल्स आर इंक्यूबेटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फर्स्ट। ओके, देन व्हाट वी डू, वी सडनली इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी 42 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर अचानक इंक्रीज कर देते हैं। पहले ये क्या है, आइस पर है यानी ठंडा में है, कोल्ड में है। नाउ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज 42 डिग्री सेल्सियस एंड अगेन बैक टू दी कोल्ड टेम्परेचर, और फिर से हम लोग जो है उसको आइस पर ले आते हैं सो दैट कि फिर से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड हीट शॉक मेथड और हीट शॉक ट्रीटमेंट। इससे क्या होता है, लगातार जो टेम्परेचर कम और अधिक करने से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है, और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट बिकम्स पोरस। तो पोरस होने से क्या होगा, इसका जो पोर्स है, पोर्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, और जब पोर्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है विथ वेक्टर और विदाउट वेक्टर ये डायरेक्टली क्या होता है, इजीली जो है वो एंटर कर जाता है हमारे जो है होस्ट सेल में। सो दिस मेथड इज कॉल्ड केमिकल मेथड और केमिकल ट्रीटमेंट, वेयर वी हैव टू ऐड हीट शॉक ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। अदर जो मेथड है दैट इज माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या होता है, माइक्रो पीपेट के जरिए, समझिएगा, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पीपेट। उस माइक्रो पीपेट को हम लोग कह रहे हैं माइक्रो इंजेक्शन। तो इस ये जनरली क्या होता है, एनिमल सेल्स में जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पुट करने में ये काम में आता है। इसमें क्या होता है, माइक्रो पाइपेट्स के जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो है न्यूक्लियस यानी होस्ट सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। यू कैन ऑल्सो सी अ डायग्राम ओवर हेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। हियर इट इज माइक्रो पाइपेट, ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। तो ये क्या करते हैं हम लोग, ये जो सेल है इस सेल को हम लोग एक जो है होल्डर से इसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। इस होल्डर के जरिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ इसको सेल को पकड़ के रखें। अब क्या हुआ कि इसका जो ये जो माइक्रो इंजेक्शन है इसके जरिए हम लोग न्यूक्लियस में डायरेक्टली क्या करते हैं, अपना जो डीएनए है, जो डिजायरेबल डीएनए है वो उसमें पुट कर देते हैं। अब जैसे ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए है जो कि क्रोमोसोम या क्रोमेटिन के रूप में है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, ये डायरेक्टली उसमें क्या करता है, उसके साथ में है ना, उसके साथ में मिल जाता है। क्लियर, उसके साथ में क्या करता है, उसमें जो है आप कह सकते हैं कि उसके साथ में वो मिक्सअप हो जाता है और फाइनली जो है वो उस डीएनए का, क्रोमोसोम का एक पार्ट बन जाता है। तो इन दिस वे वी कैन मेक आवर होस्ट सेल कॉम्पिटेंट बाय इंजेक्टिंग the DNA directly with the help of micro injection method where we use micro pipettes. Okay, another method is biolistic gun method, biolistic or you can say gene gun method. इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है उसको हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन से उसको हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन से उसको प्लीटेड कर देते हैं। प्लीटेड का मतलब उसको है ना, जो गोल्ड या टंगस्टन से उसको कोट कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस कोटेड डीएनए आइदर विथ गोल्ड और आइदर विथ टंगस्टन या गोल्ड के जरिए क्या करते हैं, उसको हम लोग कोटेड कर देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है गोल्ड या टंगस्टन का जो परत होता है वो चढ़ा देते हैं, किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। कौन सा डीएनए, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, विथ वेक्टर और विदाउट वेक्टर। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो है डायरेक्टली हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ गन, जीन गन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को बम्बार्ड कराते हैं। कहाँ पर, तो न्यूक्लियस पर, जिसके जरिए क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है, या न्यूक्लियोइड, अगर बैक्टीरिया हम लोग सेल की बात करें तो बैक्टीरिया में क्या, जो आपका न्यूक्लियोइड है जहाँ पर क्रोमोसोम है उसमें वो एंटर कर जाता है, इंजेक्ट कर जाता है, ठीक है। मेनली ये जो मेथड होता है वो प्लांट सेल में हम लोग यूज़ करते हैं। यू कैन ऑल्सो सी अ डायग्राम ओवर हियर, ठीक है, आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं। सी दिस इज योर जीन गन, दिस इज योर जीन गन,
ओके। और ये जीन गन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको गोल्ड, या सपोज ये हमारा डीएनए है तो इसके ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड या फिर जो है आपका ये डीएनए है, डीएनए इसके ऊपर हम लोग गोल्ड या टंगस्टन का लेयर चढ़ा देंगे, कोट कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो भारी होने से आपको पता है कि जब वो हैवी होगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा इट विल बी हाई। ओके, सो फॉर high velocity, for making high velocity we use gold और टंगस्टन for coating the DNA। ओके, अब क्या होता है, ये जीन गन के जरिए है ना फायर करते हैं हम लोग, तो क्या होता है जैसे हम लोग उसको शूट करते हैं तो क्या होता है कि वो जो है काफ़ी स्पीड में हाई वेलोसिटी से वो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें इंजेक्ट कर जाता है। ठीक है, और फाइनली इट बिकम्स द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रोमोसोम, और जैसे जैसे वो क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है ये भी रेप्लिकेट होता है। सो इन दिस वे वी कैन make our host competent। okay, some other method is also there, disarming pathogen, in this method disarming pathogen method, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट by using our insertional inactivation method, क्या करते हैं हम लोग, जो पैथोजेनिसिटी है यानी कि जो आपका जो भी वेक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका जो पैथोजेनिसिटी है, मीन्स वो इन्फेक्शन करने का जो क्षमता है, द एबिलिटी टू इन्फेक्ट और कॉजिंग इन्फेक्शन, वो उस क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के जरिए उसका पैथोजेनिसिटी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, उसी जो है आपका ऑर्गेनिज्म में अपना डिजायरेबल डीएनए पुट करके विद द हेल्प ऑफ वेक्टर क्या करते हैं हम लोग, जो है होस्ट सेल्स में इन्फेक्शन कराते हैं। तो जैसे ये होस्ट सेल में इन्फेक्शन करेगा तो ऑलरेडी इसका तो हम लोगों ने जो इन्फेक्टेड जीन है उसको तो हम लोगों ने चेंज कर दिया है ना, रिकॉम्बिनेंट कर दिया, तो वो क्या होगा, जो हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर है वो उस पर्टिकुलर होस्ट में एंटर करेगा। जैसे हम लोग एगारोबैक्टीरियम का केस में देखें, जो क्या कर रहे थे, वो जो है प्लांट में ट्यूमर सेल्स को ट्यूमर कॉज करता है, तो हम लोग क्या किए, वहाँ पर उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के जरिए उसके जीन का जो सीक्वेंस है उसको अल्टर कर दिए, और वहाँ पर हम लोगों ने अपना टारगेटेड डीएनए पुट कर दिया। तो वो जब इन्फेक्ट करेगा प्लांट सेल को तो अब उसमें वो ट्यूमर कॉज नहीं करेगा, उसमें जो हमारा डीएनए, जो टारगेटेड डीएनए या फिर जो डिजायरेबल डीएनए एंटर किया है वो अपना कैरेक्टर वहाँ पर एक्सप्रेस करेगा। सो दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आवर होस्ट कॉम्पिटेंट। ओके, so that's it for today. In next class we will come up with the another topic, that is the another topic is your process of recombinant DNA technology and PCR, polymerase chain reaction, and bioreactor. So these three topics we will cover in the next video. Okay, so keep watching my video. If you have not subscribed my channel, please subscribe it. It is very helpful to you the guys. And if you feel any doubt, if you get any doubt, problems, you can also write in your comment box. Okay, or you can directly contact me. I am ready to solve your all the doubts. So thank you.